अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी रिसर्च पेपर के बारे में। रिसर्च पेपर या जिसे हम रिसर्च रिपोर्ट भी कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर कैसे होता है। जब भी पिछले मैंने आपको रिसर्च प्रपोजल बताया, थोड़ा सा मैंने आपको रिसर्च के बारे में बताया था। कोई मसला हो उसके बारे में लोग तहकीक करते हैं, जिसे उर्दू में तहकीक बोलते हैं। डीप स्टडी करना, किसी मसले का हल बयान करना, कोई नई बात जो है दरियाफ्त करना। स्टडी के ज़रिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं, वो मैथड्स अप्लाई करते हैं, फिर रिज़ल्ट इंटरप्रेट करते हैं। सबसे पहले इसकी रिसर्च प्रपोजल लिखा जाता है, जिसमें सुपरवाइज़र को बताया जाता है कि मैंने इस तरीके से रिसर्च करनी है। उसके बाद जब आप रिसर्च कर लेते हैं, जब कोई भी स्कॉलर, कोई भी स्टूडेंट रिसर्च कर लेता है, तो उसके बाद उस रिसर्च को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी इथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बंदा लिखे कि मैंने क्या क्या रिसर्च किया, ताकि दूसरों को जो है वो बात पता चले, दूसरों को इल्म हो। अगर आपने रिसर्च कर ली है, अगर आप उसे लिखते नहीं हैं, तो वो रिसर्च जो है वो ज़ाया हो जाएगी, किसी और को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तो रिसर्च पेपर जब लिखते हैं तो इसका एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है। आमतौर पर जो रिसर्च स्ट्रक्चर होता है वो इमरात फॉलो करता है। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर, रिपोर्ट्स ऑफ रिसर्च स्टडीज टिपिकली फॉलो इमरात फॉर्मेट। इमरात जो है ये फॉलो करते हैं। इमरात का मतलब आई स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन, एम फॉर मेथड्स, आर फॉर रिजल्ट्स, ए एंड डी फॉर डिस्कशन। अगर आप देखें तो इसमें चार चीज़ें हैं: इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट्स और डिस्कशन। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक रिसर्च रिपोर्ट में मौजूद होती हैं। कि ज़रूर नहीं है कि सिर्फ ये चार हेडिंग्स हों, ये मज़ीद है, लेकिन बेसिक चीज़ें जो है वो ये है। ठीक है, बेसिक चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करेंगे, मेथड्स बताएंगे, रिजल्ट्स बताएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। दीज एलिमेंट्स कैन बी इंक्लूडेड इन द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं जो रिसर्च रिपोर्ट के स्ट्रक्चर में जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी हेडिंग्स जो है इसमें ज़्यादा होती हैं, एग्जैक्टली ये नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। बेसिस इसकी यही इमराद होता है। आउटलाइन ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। आउटलाइन जैसे मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया पिछली वीडियो में, लेकिन दोबारा बता दूं। आउटलाइन कहते हैं खद्दुखाल को, खाकी को। मतलब इसका सिंपल वर्ड्स में ये है कि जब किसी भी आप आर्टिकल के पेपर के किसी भी चीज़ की जब आप हेडिंग्स लिखते हैं, हेडिंग और सब हेडिंग्स, उसको आप मेंशन करते हैं, तो उसे कहते हैं आउटलाइन। अब एक रिसर्च रिपोर्ट में कौन सी हेडिंग शामिल होती हैं। रिसर्च रिपोर्ट टिपिकली हैज़ द फॉलोइंग सेक्शंस। आमतौर पर जो है इसमें ये सेक्शंस होती हैं: द टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशंस, कंक्लूजन्स, एक्नॉलेजमेंट्स और रेफरेंसेस। तकरीबन वही चीज़ें हैं जो इमरात में है, लेकिन थोड़ा सा जो है ये आगे भी थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा इसमें जो है हेडिंग्स ज़्यादा हैं। अब ये जो है टिपिकली हैज़ द फॉलोइंग सेक्शन। रिसर्च रिपोर्ट में आमतौर पर ये होते हैं। वैसे ये भी हो सकता है कि इसमें आप कुछ आगे पीछे कर ले, या आप सुपरवाइज़र जो आपकी यूनिवर्सिटी जो डिपार्टमेंट है या आपकी रिसर्च का जो प्रोजेक्ट है उसके मुताबिक इस स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत तब्दीली जो है बिल्कुल मुमकिन है। फर्स्ट जो है वो हमारा है टाइटल पेज। नाम से ही पता चलता है, टाइटल पेज में जो है जाहिर है उसमें है रिसर्च प्रोजेक्ट का टाइटल आप बताएंगे। टाइटल पेज मेंशन द टाइटल ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। इसमें आप रिसर्च प्रोजेक्ट का टाइटल जो है वो बताओगे कि इसका नाम, आपने जो रिसर्च किया वो उसका टॉपिक क्या है, उसका टाइटल क्या है। इट टेल्स द रीडर्स व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द रिपोर्ट। अब तो जाहिर है जब टाइटल उनको पता चलेगा तो रीडर्स को पता चल जाएगा, एक्सपेक्ट वो जो है तवक्को करेंगे कि रिपोर्ट में क्या होगा। जैसे अगर आपको जो है वो रिसर्च जो है वो औरतों के बारे में रिसर्च है, तो उनको आइडिया होगा कि औरतों के बारे में, अगर बच्चों के बारे में, अगर जानवरों के बारे में, अगर कोई साइंस उसके हल्के सोशल साइंसिस के मुतल्लिक है, तो रीडर्स को पता चल जाएगा, उनके जो है जहन में एक नक्शा बन जाएगा कि रिपोर्ट किस चीज़ के मुतल्लिक होगी। द नेम ऑफ द आथर और आथर्स इज मैंशनड। जाहिर है टाइटल पेज पे आप ये बताता होगे कि ये रिसर्च रिपोर्ट किसने लिखी है। नेम ऑफ आथर और आथर्स, कभी कभी एक जो है बंदे ने एक रिसर्च की होती है, कभी कभी जो है दो लोगों ने, तीन लोगों ने मिलकर ग्रुप में जो है एक रिसर्च की होती है। तो जितने भी आथर्स होंगे उनके नाम आप मेंशन करेंगे। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसीज और कंपनीज दैट सपोर्टेड द रिसर्च इज गिवन। यहाँ पर इंट्रोडक्ट टाइटल पेज पे आप उन ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज या कंपनीज के नाम भी लिखोगे, इदारे के नाम लिखोगे जिन्होंने आपकी रिसर्च को सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, मॉरली सपोर्ट, किसी भी जो है उस प्लेटफॉर्म पर उसको सपोर्ट किया है, आप उन कंपनीज का नाम जो है वो मेंशन करोगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट यूजुअली समरी होती है। एब्स्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू समरी, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है, लेकिन आमतौर बेसिकली ये चीज़ एक हुई। ठीक है, एन एब्स्ट्रैक्ट ब्रीफली टेल्स अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स ऑफ द रिसर्च।
अगर आप ये देखें तो सारी चीज़ें हैं ना, कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव्स, मकासद, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स ऑफ द रिसर्च, सब के बारे में बताएगा, लेकिन बहुत ब्रीफली, डिटेल में कुछ भी नहीं बताएगा। इसलिए हम इसे समरी बोलेंगे। ये जनरली जो है बिल्कुल एक एक जुमले में जो है एक एक चीज़ के बारे में बताता चला जाएगा, लेकिन डिटेल नहीं बताएगा। इट डज नॉट गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं बताता, बट गिव द रीडर्स अ टेस्ट ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। लेकिन जब ये पढ़ लेंगे ना रीडर्स, तो उनको जो है रिसर्च रिपोर्ट का एक टेस्ट मिल जाएगा, उनको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ें हैं, अगरचे डिटेल शामिल नहीं होगी। इंट्रोडक्शन नाम से ही क्लियर होगा, ये उसका जो है इंट्रोडक्शन मजीद जो है रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा। इंट्रोडक्शन टेल्स अबाउट द पर्पस ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, यहाँ पर जो है वो पर्पस बताएगा कि रिसर्च प्रोजेक्ट जो है अगर आप लोगों ने किया है, किसी ऑथर ने किया है, किसी रिसर्चर ने किया, तो उसका मकसद क्या था, एम क्या था। इट सेट द सीन्स और लेज द फाउंडेशंस फॉर द पेपर, ये आने वाले जो है पेपर के लिए, आने वाली रिपोर्ट के लिए जो है फाउंडेशन बनाएगा, सीन क्रिएट करेगा, सीन सेट करेगा, ताकि आगे जो है आप सही तरीके से जो है अपनी बात एक्सप्लेन कर सको। इट डिस्क्राइब्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च इन डिटेल, ये रिसर्च के जो कॉन्टेक्स्ट है उसको जो है डिटेल में बताएगा। कॉन्टेक्स्ट का मतलब सिचुएशन बताएगा कि रिसर्च जो है हमने किस तरह की, इसका बैकग्राउंड क्या है, मजीद इसमें स्टडीज़ हुई हैं तो इसमें क्या कमियां थी जो हमने जो है इसके बारे में सोचा कि हमें ये रिसर्च करनी चाहिए। इसके पास मेथड्स है तो बहुत क्लियर है, आपने रिसर्च के मेथड्स बताने हैं। दिस सेक्शन डिस्क्राइब्स रिसर्च वेरिएबल्स, सैम्पलिंग स्ट्रेटजी, सैंपल सेलेक्टेड, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोसीजर्स और डेटा एनालिसिस मेथड्स। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। रिसर्च वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपकी रिसर्च में जो एलिमेंट्स शामिल होते हैं वो रिसर्च वेरिएबल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये जो है ये रिसर्च करना चाहते हो कि हमारे यहाँ जो है किसी खास, या जनरली जो है प्राइमरी स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो जो है उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा क्यों है, मतलब ये कि वो बहुत ज़्यादा जो है प्राइमरी स्कूल के बच्चे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं, स्कूल कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते, हाई स्कूल तक क्यों नहीं जाते। बहुत सारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं करते। अगर आप इस पर रिसर्च करना चाहोगे तो रिसर्च वेरिएबल्स क्या होंगे, ये लोग जिन पे आप जो है रिसर्च करोगे, जिनसे आप मालूमात इकट्ठी करोगे, जो उस कॉन्टेक्स्ट का, उस सिचुएशन का हिस्सा हैं, वो रिसर्च वेरिएबल्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें क्या शामिल है, स्कूल शामिल है, स्कूल्स के एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, स्टूडेंट्स शामिल हैं, पेरेंट्स शामिल हैं, सोसाइटी के लोग शामिल हैं, और जो यहाँ पर आपके एजुकेशन के, प्राइमरी एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट है ये लोग शामिल हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, रिसर्च वेरिएबल्स। वो लोग जो किसी भी रिसर्च का हिस्सा होते हैं, जो किसी भी रिसर्च कंडक्ट करते हुए उनसे आपका सामना करना पड़ेगा और उनसे आपकी बात करनी है और उनसे अपने डेटा कलेक्ट करना है, वो रिसर्च वेरिएबल्स कहलाते हैं। सैम्पलिंग स्ट्रेटजी, सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि आपने किन लोगों को सेलेक्ट किया है, आपने किन पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट किया है। जैसे कि हमने बताया ना वेरिएबल्स में स्कूल शामिल है, कौन से स्कूल जो है आप जाएंगे, किन किन स्कूलों में जो है, ज़ाहिर है तमाम स्कूल्स पे तो नहीं जा सकते, बाद स्कूल्स को आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे नौशहरा में एक स्कूल को सेलेक्ट कर लिया, पेशावर में या लाहौर में, इस्लामाबाद में, या उनके फिर शहरों में जो है आपने एक एक दो स्कूल सेलेक्ट करने हैं, तो सैम्पल जो है आप बताओगे। अच्छा, आपकी सैम्पलिंग स्ट्रेटजी क्या है, सैम्पलिंग जो है उस करने के जो है आपका क्या तरीका है, ये काफ़ी डिटेल में है कि आप सैम्पलिंग किस तरह करते हो, किसी जो है ख़ास बेसिस पर करते हो या नहीं रैंडम करते हो। रैंडम ये कर सकते हैं कि आप एक से कोई भी जो है स्कूल जो है रैंडमली उसको सेलेक्ट कर ले, अच्छा वे कोई भी वेरिएबल सेलेक्ट कर ले। अब पेरेंट इसमें स्टूडेंट्स भी आए, आपने स्कूल सेलेक्ट कर लिया, तो आप स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स से तो इंटरव्यू नहीं कर सकते, बल्कि आपने जो है फिर उसमें सैम्पलिंग करनी होगी कि किस जो है किस को जो है हम सेलेक्ट करें, किन किन पेरेंट्स से बात करें, सोसाइटी के हर फर्द से तो बात नहीं कर सकते, तो किस तरह जो है सैम्पलिंग स्ट्रेटजी, आपकी जो है सैंपल कलेक्ट करने की, सेलेक्ट करने की तरीका क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। सैंपल सेलेक्टेड, फिर आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया है उसके बारे में वो लिखोगे कि ये स्कूल हमने सेलेक्ट किए, ये स्टूडेंट्स जो हैं इनसे हम बात करेंगे। अच्छा, फिर डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोसीजर्स, आपने जो पार्टिसिपेंट सेलेक्ट किए हैं उनसे आप डेटा किस तरीके से कलेक्ट करोगे, इसके प्रोसीजर क्या है और इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। इंस्ट्रूमेंट्स यूजुअली साइंस सब्जेक्ट्स में होते हैं जहाँ पर आपको कोई एक्सपेरिमेंट्स करना होता है, लेकिन आम सोशल साइंसेज में, जिससे मैंने आपको ये बताया प्राइमरी स्कूल की एग्जांपल, ये सोशल साइंसेज से ताल्लुक़ रखती है, इसमें इंस्ट्रूमेंट की तो ज़रूरत नहीं है, प्रोसीजर्स हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने डेटा कलेक्ट किया है तो या इंटरव्यू करेंगे, या क्वेश्चनायर बनाएंगे, या जो है ऑब्जर्वेशन मेथड होगा, या और मेथड्स हो सकते हैं जो है, जैसे आप स्कूल्स के रिकॉर्ड जो है वो हासिल करेंगे, या अटेंडेंस रिकॉर्ड जो है वो हासिल करेंगे। ये सारे मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं डेटा कलेक्शन के, तो आप मेथड्स में मेंशन करोगे। डेटा एनालिसिस मेथड्स, डेटा एनालिसिस के मेथड्स भी आप
मेंशन करोगे इस मेथड्स के सेक्शन में। मतलब डेटा के एनालिसिस का तरीका क्या था, आपने डेटा को किस तरह इंटरप्रेट किया, उससे रिजल्ट्स किस तरह हासिल किया। डेटा तो आ गया है लेकिन आपने अब उससे रिजल्ट्स जो है वो निकालने हैं कि वजह क्या है, स्टूडेंट्स की जो है ड्रॉप आउट की बहुत ज़्यादा, जो ड्रॉप आउट का रेट है वो बहुत ज़्यादा क्यों है। तो डेटा से जो है फिर डेटा एनालिसिस का जो है एक ख़ास तरीका होता है वो आप मेंशन करोगे। उसके बाद रिजल्ट्स है, आपने पीछे रिजल्ट नहीं बताई, आपने जो है पीछे मेथड्स में सिर्फ बताया है कि रिजल्ट निकालने का तरीका क्या होगा। रिजल्ट्स आप यहाँ नेक्स्ट सेक्शन में मेंशन करोगे। दिस सेक्शन डिस्क्राइब द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी, ये स्टडी का रिजल्ट्स बताएगी। फाइंडिंग्स मतलब रिजल्ट्स। इट प्रेजेंट्स द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, ये डेटा भी बताएगी। पिछले में आपने सिर्फ बताया था कि हम ये मेथड यूज़ करेंगे और आपने ये बताया था कि एनालिसिस के ये तरीके होंगे, लेकिन आपने डेटा नहीं बताया था। डेटा आप यहाँ पे बताएंगे रिजल्ट्स वाले सेक्शन में। इट डिस्क्राइब्स की फाइंडिंग रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल रिसर्च क्वेश्चंस, आप बताएंगे कि जो सेंट्रल खास जो बेसिक जो रिसर्च का क्वेश्चन था उसकी अहम फाइंडिंग्स क्या थी। इट आल्सो टेल्स अबाउट सेकेंडरी आउटकम्स, और साथ में जो है सेकेंडरी आउटकम्स के बारे में आप बताओगे। सेकेंडरी आउटकम्स एक तो फर्स्ट जो होता है डिस्क्राइब्स विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल रिसर्च क्वेश्चन, आपको जो बेसिक रिसर्च क्वेश्चन है उसके हवाले से जो फाइंडिंग्स है वो प्राइमरी आउटकम्स हो गई, बेसिक जो आपको चाहिए थी। सेकेंडरी आउटकम्स वो कि ये जो है सारा प्रोसेस करते हुए, सारा रिसर्च करते हुए आपने कुछ और बातें भी मालूम कर ली जो इत्तेफाकन जो है आपको पता चल गई, वो सेकेंडरी आउटकम्स है। अगर आपकी रिसर्च में कुछ और चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको पता चली है तो वो सेकेंडरी आउटकम्स कहलाएंगी, वो भी आप मेंशन करोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर कोई सेकेंडरी आउटकम्स नहीं है तो जाहिर है आप उसको मेंशन नहीं करोगे। ये वो आउटकम्स होती हैं, वो रिजल्ट्स होते हैं जिसके बारे जो आप ढूंढ नहीं रहे होते हैं लेकिन जो इत्तेफाकन आपको पता चल गई। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो डिस्कशन है। तो बस क्लियर है कि इसमें आप रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करोगे, उसके बारे में बताओगे। दिस इज द प्लेस फॉर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, आप रिजल्ट्स को जो है एक्सप्लेन करोगे, डिस्क्राइब करोगे, इंटरप्रेट करोगे। इट डिस्कसेस द मेन रिजल्ट विद रेफरेंस टू प्रीवियस रिसर्चेस, फिर आप बताओगे कि ये रिजल्ट्स जो हैं जो आए हैं तो पिछले रिसर्च में और इन जो है रिजल्ट्स में क्या फ़र्क है, कि उसके साथ किस तरह लिंक करता है, आपकी जो रिसर्च है इसमें क्या जो है आपने दूसरे रिसर्च में इजाफा किया है। इट एक्सप्लोर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिजल्ट्स, और फिर आप ये भी बताओगे कि हमने जो रिजल्ट्स हासिल किए हैं इनकी इम्प्लीकेशंस क्या है, उसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर मालूम कर ले कि बच्चों की जो है ड्रॉप आउट की, स्कूल छोड़ देने की क्या वजूहात हैं, अगर आपने वो वजूहात मालूम कर ली वो पीछे रिजल्ट्स वाले सेक्शन में बताओगे, डिस्कशन में फिर आप बताओगे कि हमने ये वजूहात मालूम कर दी है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। इसका मतलब ये कि इन वजूहात का हम कंट्रोल कर लेंगे तो बच्चों का जो है स्कूल छोड़ने का जो रेट है वो कम हो सकता है। तो आप बताओगे कि किस तरह जो है हम इन रिजल्ट्स को अप्लाई करेंगे। इट आल्सो पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, आप खुद अपनी स्टडीज की जो है क्रिटिकल एनालिसिस भी करोगे, उसकी स्ट्रेंथ्स बताओगे, उसकी वीक पॉइंट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताओगे कि मैंने जो रिसर्च की है इसमें ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, और साथ में लिमिटेशंस भी मेंशन करेंगे। लिमिटेशंस का मतलब ये कि इसमें क्या कमियां रह गई हैं, किस जगह पर जो है हमें इस मुश्किल का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से इस रिसर्च स्टडी में कुछ कमी रह गई है और इसको जो है हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। ये सारा जो है वो होगा आपके डिस्कशन में। उसके बाद है कंक्लूजन। दिस सेक्शन इज़ ऑप्शनल, ये सेक्शन जो है वो ऑप्शनल है, डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे, डिपार्टमेंट पे, कॉलेज पे कि वो आपको जो है कंक्लूजन लिखने का कहता है या नहीं। अगर कहता है तो फिर आप इसको इंक्लूड करोगे। इसमें क्या करेंगे, द रिसर्चर कैन गिव हिज स्पेकुलेशंस अबाउट द रिसर्च एंड इट्स फाइंडिंग्स, इसमें रिसर्चर अपने ख्यालात बताता है। स्पेकुलेशंस, थॉट्स, इसमें आप अपने थॉट्स बताएंगे, अपने ख्यालात बताएंगे, आपका इस रिसर्च के बारे में और इसकी फाइंडिंग्स के बारे में क्या ख्याल है। रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च वर्क्स कैन बी इंक्लूडेड, फिर आप इसमें इंक्लूड करोगे कि फ्यूचर जो है रिसर्च वर्क्स किस तरह हो सकती हैं। रिकमेंडेशंस दोगे, तजावीज़ दोगे कि फ्यूचर में जो है आप ही की रिसर्च में जो है दूसरा एरिया को या इसी को मज़ीद आगे किस तरह बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद है एक्नॉलेजमेंट्स, एक्नॉलेज करना, तस्लीम करना, किसी की मानना, किसी के अच्छाई को मानना एक्नॉलेजमेंट कहलाता है। इसमें उन लोगों ने जिन्होंने आपके साथ रिसर्च में हेल्प की होती है उसकी एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मॉरली ये बहुत अच्छी बात है। द नेम ऑफ द इंडिविजुअल्स आर मेंशन who contributed to the work and made it possible, उन लोगों ने जिन्होंने आपके काम में मदद की है और उसको मुमकिन बनाया है उनका नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये इसका बहुत इजी मिसाल है, जैसे आप जो है किसी स्कूल में जाते हैं, अगर प्रिंसिपल आपके साथ कोऑपरेशन करता है तभी जो है आप स्टूडेंट से और जो है टीचर्स वगैरह से बात कर सकते हो। तो प्रिंसिपल का फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा प्रिंसिपल है जिसने आपकी बहुत मदद की है, कोई इंचार्ज है, कोई टीचर है जिसने आपको बहुत हेल्प की है, आपको बहुत टाइम दिया है, तो उसका नाम जो है आप मेंशन कर सकते हैं। इस तरह कोई भी पेरेंट या कोई भी जो है एजुकेशन के प्राइमरी
एजुकेशन के डिपार्टमेंट से किसी ने भी आपकी ज़्यादा मेहनत की हेल्प की है तो उसका नाम आप मेंशन कर सकते हैं, या कोई और भी ये हो सकता है। परमिशन मस्ट बी साउट फ्रॉम दोज हु आर मेंशन, ये भी ज़रूरी है कि जिन लोगों ने आपकी मदद की है आप उनसे इजाज़त ले लें। मॉरली ये बात बहुत अच्छी है, ज़रूरी है कि आप उनसे पूछें कि क्या जो है आप उनका नाम जो है अपनी रिसर्च रिपोर्ट में एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लास्ट जो आपका सेक्शन है वो रेफरेंसेस है। रेफरेंसेस में आप क्या बताएंगे, आपने जो बुक्स पढ़ी हैं, जो आर्टिकल्स पढ़े हैं, जो पहले से रिसर्च पेपर्स मौजूद थे वो आपने पढ़े हैं, जो भी चीज़ें, जैसे ज़ाहिर है अगर आप कोई रिसर्च करते हो उसके बारे में आप स्टडी करते हो, जैसे ये जो मैंने एग्जांपल दी इसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ, तो आप इसमें जो है बहुत आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में, टीचर्स के बारे में, फिजिकल जो बच्चों को पनिशमेंट देते हैं उसके बारे में, बहुत सी किताबें जो हैं प्राइमरी एजुकेशन के बारे में आपने पढ़नी है, बहुत से रिसर्चेस जो पहले हो चुके हैं उनको पढ़ने हैं। जब आपने इस रिसर्च प्रोजेक्ट में जो कुछ पढ़ा है और जिन चीज़ों से हेल्प ली है, रहनुमाई ली है, गाइडेंस ली है, यहाँ पर आपने उन पेपर्स को, उन बुक्स को मेंशन करना है, ठीक है। इट इज़ द प्लेस टू रेफर टू बुक्स और आर्टिकल्स और एनी अदर मटेरियल दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द रिसर्च प्रोजेक्ट। आपने रिसर्च प्रोजेक्ट में जो भी बुक्स या आर्टिकल्स या कोई मटेरियल यूज़ किया है यहाँ पर आप उसको मेंशन करोगे। द गाइडलाइंस अबाउट द रेफरेंस स्टाइल्स आर प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट। अच्छा, ये बुक्स को और आर्टिकल्स को या किसी भी इस तरह की चीज़ को जो है रिटर्न मटेरियल को मेंशन करने का खास स्टाइल होता है। ये स्टाइल आपको आपका डिपार्टमेंट जो है उसके बारे में गाइड करेगा, क्योंकि ये 2-3 स्टाइल्स होते हैं। अक्सर जो है ऐसा होता है कि आथर का नाम लिखा जाता है, उसकी जो है फॉर एग्जांपल फर्स्ट 2 जो है सिर्फ इनिशियल्स जो है बोले जाते हैं, फिर जो है उसका नाम बोला जाता है, सेकंड नेम उसका बोला जाता है, बुक का नाम जो है उसके बाद बोला जाता है, उसकी ईयर ऑफ पब्लिकेशन, उसके पेज नंबर, उसका टाइटल, तो किस या उसके जो है जहाँ सिटी से वो पब्लिश हुआ है वो सिटी, ये सब कुछ मेंशन करने के कुछ स्टाइल्स हैं, ठीक है। बाज़ जो हैं पहले बुक मेंशन करते हैं, बाज़ जो है पहले ऑथर मेंशन करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो सारी रेफरेंस स्टाइल्स की गाइडलाइंस है ये आपको जो है स्टूडेंट्स को उनके डिपार्टमेंट से मिलेगी। डिपार्टमेंट से जो है उनको पता चलेगा कि आपने जो है रेफरेंस स्टाइल्स किस तरह करना है। तो ये जो है मैंने आपको एक बेसिक रिसर्च रिपोर्ट का स्ट्रक्चर बताया है। मैंने कोशिश की है कि सिंप्लीफाई करके बताऊं। होपफुली जो है आपको इसकी समझ आई होगी।